चलिए देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बाज़ार के अंदर आज जो भरपूर एक्शन आपको देखने को मिला है, उसमें काफ़ी सारी कंपनियों का योगदान रहा। कुछ एक कंपनियां बढ़ती हुई दिखाई दी और बहुत सारी कंपनियों के अंदर गिरावट भी देखने को मिली है। तो अगर आप टोटल मार्केट को उठाकर देखें, स्पेशली अगर आप निफ्टी 50 के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे, तो बाज़ार में आज जो आपको निचले लेवल से जो तेज़ी देखने को मिली है, इसके पीछे एक मात्र बड़ा रीज़न था। आज थी निफ्टी 50 की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी। और जिस दिन भी हम लोगों को ये एक्सपायरी देखने को मिलती है, ठीक है, उस दिन आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, या तो मार्केट के अंदर एक तरफा तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी, या फिर मार्केट बड़ी गिरावट दिखा रहा होता है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर्स जो होते हैं वो एक ही दिन के अंदर इंडेक्स के माध्यम से, ऑप्शंस के माध्यम से बनाते हैं करोड़ों रुपया। तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन के अंदर रिटेल कामयाब नहीं होता है। रिटेल इसलिए कामयाब नहीं हो पाता है क्योंकि उसे लेवल्स का पता ही नहीं चल पाता है कि किस प्रीमियम के अंदर कितनी बड़ी तेज़ी होगी, किस प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिलने वाली है। लेकिन हाँ, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हैं, अगर आप कंपनी स्पेसिफिक हैं, अगर आप कंपनी के फंडामेंटल को पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि हाँ, आज अगर गिरावट हो भी रही है तो कल की डेट के अंदर आपको आपकी जो भी कंपनी है उसके अंदर तेज़ी देखने को मिली जाएगी। जैसे कि हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट के अंदर जो माहौल है वो किस चीज़ का माहौल है? वो है डर का माहौल। और जब डर का माहौल होता है तो ऐसे समय में क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो को ही बेचने लग जाते हैं। जबकि यहाँ पर हम लोगों को अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करना होता है, पढ़ना होता है कि जो भी कंपनी हमने अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखी है, क्या वो कंपनी वाकई में लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करने वाली है या नहीं है। जो ऐसा नहीं सोचते हैं वो माल बेच देते हैं, और जो ऐसा सोचते हैं, अपनी कंपनियों को पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको रिजल्ट दूसरा देखने को मिलता है। खास करके वो लोग जो बाज़ार के अंदर आए ही पैसा जोड़ने के लिए हैं, तो उनको तो मार्केट पैसा बनाकर देगा हमेशा। और जो आए हैं पैसा कमाने के लिए, मार्केट उन्हें पैसा बनाकर नहीं देने वाला है। उल्टा किसी ना किसी लेवल पर उन्हें किसी न किसी कंपनी के अंदर फंसा कर रखेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब डर की सीमा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी तो वो उस कंपनी को बेचने लग जाएंगे। तो ऐसी कुछ कंपनियां हैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखने वाले हैं। और किसी भी तरीके से कोई ख़रीदारी करने की रिकमेंडेशन नहीं है। मेन मोटिव इस चैनल का, इस या फिर इस वीडियो का सिर्फ यही है कि आप कंपनियों को समझें, कंपनियों को पढ़ें, और उसके बाद में ही आपको खुद का कोई डिसीजन लेना है। तो यहाँ पर जो पहली कंपनी होने वाली है वो है अनंतराज लिमिटेड। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है दोस्तों एक रिटेल निवेशक के अंदर, कि स्टॉक मार्केट के अंदर तो आ गए हैं लेकिन कंपनियों को पढ़ना शुरू नहीं किया है, कंपनियों के बिजनेस के बारे में हम लोगों ने जानकारी नहीं की है। और यहीं पर आज की डेट में काफ़ी सारा जो रिटेल तबका है वो मार खा रहा है। कल अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के पेज पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। पिछली जो वीडियो है वो हमने एस के रिगार्डिंग और इरडा के रिगार्डिंग बनाई थी। वहाँ पर अगर आप फंडामेंटल एक्टिविटीज़ देखेंगे तो आपको अच्छी दिखाई देंगी। और स्टॉक प्राइस के अंदर क्या हो रहा है, लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है। जब फंडामेंटल अच्छे होने के बावजूद भी कंपनी का स्टॉक प्राइस टूट रहा है, और ऐसे में अगर आपको फौरी तौर पर अच्छा अच्छा डेटा दिखाया जाए और कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर हम दाव लगाने के बारे में सोचें, तो गलती कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं ना। एक रिटेल निवेशक गलती कर रहा है ना। इन चीज़ों को समझ के चलना है। देखिए, अच्छी चीज़ें क्या क्या हैं और ख़राब चीज़ें क्या क्या हैं, दोनों चीज़ें देख लीजिएगा। अनंतराज लिमिटेड अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो ये एक लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है। और ये कोई आज की कंपनी नहीं है। 1985 के अंदर इस कंपनी की स्थापना हुई थी। तब से लेकर अब तक ये कंपनी लगातार अपनी सर्विसेज दे रही है। यानी कि ये कंपनी क्या काम करती है? ये कंपनी भारत के अंदर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, आईटी पार्क्स जैसे प्रोजेक्ट को डेवलप करने का काम करती है, प्रोजेक्ट को पूरा करती है। इस कंपनी ने डेटा सेंटर्स का भी निर्माण किया है, ऑफिस स्पेस भी इस कंपनी ने बनाए हैं, मॉल्स भी ये कंपनी बनाती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छी दिखाई देंगी। अब एक चीज़ देखिए, नोट कर लीजिएगा। जब हम कंपनी के नतीजों के बारे में देखते हैं तो मार्च 2025 के अंदर इस कंपनी ने 2060 करोड़ रुपए की टोटल सेल्स दिखाई थी।
इससे पहले 1483 करोड़ की ये कंपनी सेल्स दिखाती हुई नजर आई थी। 2023 के अंदर तो ये सेल्स केवल 957 करोड़ की हुआ करती थी। तो काफ़ी सारे लोगों को ये डेटा अच्छा लगा कि 957 करोड़ रुपए की सेल्स कंपनी के अंदर बढ़कर 260 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है, कंपनी तो अच्छी कंपनी है। ठीक है। अब अगर आप इस कंपनी के अंदर मुनाफा भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको शानदार प्रॉफिट इस कंपनी का दिखाई देगा। जैसे कि 426 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया है, 271 करोड़ का इससे पहले रिपोर्ट किया, इससे पहले 149 करोड़ का मुनाफा ये कंपनी दर्ज करती हुई दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब आप कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि मार्च 2025 के अंदर इस कंपनी ने 97 करोड़ रुपए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त किए। देखिए, एक तरफा एक कंपनी ऐसी है जो कि 400 करोड़ रुपए कमा रही है, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, लेकिन लास्ट में लेकर कितने रुपए जा रही है? केवल 97 करोड़ रुपए। यानी कि जो मुनाफा आपको दिखाया गया 400 करोड़ रुपए का, और कंपनी के पास में ओवरऑल कैश कितना आया? 97 करोड़ रुपए का। बाकी कैश कहाँ गया? बाकी कैश या तो कंपनी ने अपने खर्चों के अंदर या फिर कहीं और पर खर्च कर दिया। इसी तरीके से 2024 के अंदर तो ये स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब थी, जब ये कंपनी 26 करोड़ रुपए के घाटे में थी, 26 करोड़ रुपए का नुकसान दिखा रही थी कि 26 करोड़ रुपए माइनस में है, कंपनी को पैसे की आवश्यकता थी। 2023 के अंदर 33 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी के पास में आया था। इसी तरीके से अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जैसे कि शेयर्स के माध्यम से कितनी प्रेसिडिंग की, 100 करोड़ रुपए के आसपास। इसके अलावा इस कंपनी ने जो बोरोइंग के माध्यम से कितना पैसा इस कंपनी के पास में आया, वो था 14 करोड़ रुपए के आसपास। बोरोइंग कितनी इसने चुकाई, यानी कि जो देनदारियां कंपनी के पास में थी, कंपनी ने इस साल 2025 के अंदर केवल 78 करोड़ रुपए की पेमेंट की है, और पिछले साल देखेंगे तो 407 करोड़ रुपए की पेमेंट की थी। तो स्थिति आप देख सकते हैं कि पेमेंट कम गई है, फिर भी कंपनी अपने पास में कैश जनरेट नहीं कर पा रही है। 25 करोड़ रुपए कंपनी ने डिविडेंड के माध्यम से भी बांट दी हैं। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी के अंदर नेट देखेंगे तो 25 करोड़ रुपए के आसपास आपको नेट कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल क्या है कि स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी फंडामेंटली वीक दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर आपको चेंज देखने को मिलेंगे। प्रमोटर्स के पास में इस समय 57% की होल्डिंग देखने को मिल रही है अक्टूबर 2025। ठीक है। अगर आप एफआईएस का डेटा देखें तो एफआईएस की तरफ से इस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है? खरीदारी हुई है। 13% से ज़्यादा की होल्डिंग आपको एफआईएस की दिखाई दे रही है। डीआईएस भी अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप रिटेल निवेशकों को देखेंगे तो 23% के आसपास आपको हिस्सेदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्या चीज़ सीखने को मिली कि कंपनी के अंदर डेटा उतना इम्प्रेसिव नहीं है। मतलब हम डेटा को तो देखते हैं, एक जो बड़ा प्लेयर है वो क्या देख रहा है? वो तो मैनिपुलेट कर रहा है। आपने देखा कि एफआईएस की तरफ से होल्डिंग बढ़ रही है, तो हो सकता है कि मैनिपुलेशन इस कंपनी के अंदर हो जाए, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस के अंदर आपको तेजी देखने को मिल जाए। लेकिन डेटा इम्प्रेसिव नहीं है, और हमें डेटा ही देखकर चलना है। डेटा अच्छा लगेगा तो सोचेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हैं। हो सकता है जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े होंगे तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता होगा, और जो लोग खेती बाड़ी से दूर हैं तो उन्हें तो जो डेटा हम लोगों को मिल रहा है ईजिली, उस डेटा को पढ़ने के बाद ही अंदाज़ा लगाना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग किसी शुगर केन वाली कंपनी के अंदर अगर पैसा लगाना चाहते हैं, एक कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा, तो वहाँ पर सबसे पहले तो हम लोगों को उस कंपनी के अंदर या फिर उस जो कंपनी बिजनेस करती है उस बिजनेस के अंदर हम लोगों को ये अंदाज़ा लगाने की आवश्यकता है कि वाकई में क्या वो बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। तो हम लोगों का एक सवाल था कि क्या जो इस बार गन्ना बोया गया है या फिर जो पिछली बार का गन्ना था, क्या उस गन्ने के अंदर किसी तरह का पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? क्या गन्ने की फसल के अंदर कोई ड्राइंग वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है? तो देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ से रिलेटेड एक कंपनी भी मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो जो शुगर केन की फसल है, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी सारी जगह पर क्लाइमेट चेंज की वजह से सूख रही है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है ये क्या है कि बहुत ज़्यादा सूखा यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है,
और जो बारिश हुई थी उसका भी हम लोगों को कुछ खास इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। इसके अलावा जो कुछ कीट हैं या फिर लाल सड़न की अगर बात करते हैं, उसका भी प्रकोप इस समय गन्ने की फसल में देखने को मिल रहा है। एक चीज़ समझिएगा कि जो क्लाइमेट चेंज है वो तो मेन चीज़ है ही यहाँ पर, जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि गन्ने के अंदर रस नहीं बन पा रहा है। इस चीज़ को समझ के चलिएगा, रिड्यूस जूस। अब अगर रस नहीं बनेगा तो होगा क्या कि गन्ना तो हम लोगों के पास में आ गया और वो मील के पास में भी चला जाएगा, लेकिन अगर रस नहीं बनेगा तो फिर होगा क्या कि उतनी चीनी नहीं बन पाएगी। चीनी नहीं बन पाएगी तो फिर हो सकता है कि और जो चीज़ें वो कंपनी बनाती है वो भी वहाँ पर हम लोगों को ना देखने को मिले, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय के अंदर आपको इस कंपनी के अंदर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि बहुत सारे जो कीट हैं वो भी फसलों को लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी जो गन्ने की पत्तियां हैं वो पीली पड़कर सूखती हुई दिखाई दे रही हैं। फसल के अंदर रस की कमी आ रही है, प्रोडक्शन घट रहा है, किसानों के सामने इस समय बड़ी दिक्कतें हैं। तो इसलिए यहाँ पर जिस कंपनी के बारे में बात होने वाली है उस कंपनी का नाम है धामपुर शुगर मिल्स। बहुत सारे लोग उस कंपनी के ऊपर दाव लगाकर इसलिए भी खेल रहे हैं क्योंकि वो कंपनी सस्ते दामों पर कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो कंपनी गिरी क्यों, उस कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर करेक्शन क्यों देखने को मिल रहा है। अब इन सारी चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ऊपरी लेवल पर कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर खरीदारी कर रखी है तो कल की डेट में यानी कि आगे आने वाले समय के अंदर आपका पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनेगा लेकिन आज अभी रिसेंटली नहीं बन पाएगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी इंटरनल यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना उस कंपनी को करना पड़ रहा है। अब देखिए डेटा क्या बोल रहा है और आर्टिकल क्या बोल रहे हैं, उन चीज़ों को हम लोगों को तालमेल बैठाना है, क्योंकि जो कंपनी का बिजनेस है ओवरऑल उसे पढ़ने के बाद में ही हम लोगों को कोई डिसीजन लेना पड़ता है। फिलहाल की डेट में तो इंटरनली काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर ऊपरी लेवल पर कंपनी के अंदर खरीदारी कर ली, स्टॉक प्राइस गिर गया तो आप फिर कंपनी के अंदर परेशान हो जाएं। आप कंपनी के स्टॉक प्राइस को लोअर लेवल पर भेज दें। पिछले 5 दिन के अंदर 6% से ज़्यादा का करेक्शन देखने को मिला है स्टॉक प्राइस के अंदर। फिलहाल की डेट में 116 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। एक महीने में ये स्टॉक 13% से ज़्यादा का करेक्शन दिखा चुका है। पिछले 6 महीने से लगातार वीक है, 23% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 1 साल से भी अगर आप इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को देखेंगे तो लगातार कमजोरी ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब एक चीज़ समझ के चलिएगा कि अगर आप इसके नतीजों को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी कि कंपनी सेल्स कितनी कर रही है, 1957 करोड़ की। 2024 के अंदर कंपनी सेल्स कितनी करती दिखाई दी थी, 2169 करोड़ की। इससे पहले 2460 करोड़ की सेल्स इस कंपनी ने रिपोर्ट की थी। यानी कि सेल्स अच्छा कर रही है। क्या कंपनी मुनाफा भी जनरेट कर रही है? नहीं कर रही है। तो 52 करोड़ रुपए का मुनाफा इस कंपनी ने 2025 तक रिपोर्ट किया। इससे पहले 135 करोड़ का। पिछले 3 साल से मुनाफा लगातार गिर रहा है, प्रॉफिट लगातार गिर रहा है, दिक्कतें हैं इंटरनली। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको बदलती हुई दिखाई देंगी। इन सब बातों के बावजूद ये कंपनी कैश जनरेट कर रही है। देखिए कैश फ्लो में अगर आप देखेंगे तो 2025 के अंदर कंपनी के पास में नेट 201 करोड़ रुपया आया। 52 करोड़ रुपये का कंपनी के पास में मुनाफा था, लेकिन फिर भी कंपनी 201 करोड़ रुपए दिखा रही है। यानी कि कुछ पैसा जो कंपनी का बाहर से आना था उसको मिलाकर यहाँ पर आपको एक फिक्स अमाउंट देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ देखेंगे तो वहाँ से 22 करोड़ रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है कि कंपनी ने जो पैसा खर्च किया है, कंपनी के पास में जो पैसा आया है डिविडेंड के माध्यम से, कंपनी ने कितना पैसा यहाँ पर हम लोगों को बांटा, वो सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी। जैसे कि बोरिंग, यहाँ पर कंपनी ने जो देनदारियाँ थी वो कितनी निपटाई हैं, 128 करोड़ रुपये के आसपास देनदारियाँ थी। पिछले साल कितनी थी, 142 करोड़ रुपये के आसपास देनदारियाँ थी। डिविडेंड कोई बांटा नहीं है कंपनी ने। इसके अलावा अगर आप नेट कैश फ्लो यहाँ पर देखेंगे तो 112 करोड़ रुपए के आसपास आपको दिखाई देगा। तो ओवरऑल क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को कंपनियों के अंदर डिसीजन लेना है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर 2 ही कंपनियाँ रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।